और अभिषेक, एक जानकारी आपसे भी लेनी है, लेकिन जल्दी से प्रोफेसर संगीत रागी अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी, वामपंथी आंदोलन न उसमें वामपंथ रह गया है, न वो आंदोलन रह गया है। आंदोलन मैं कह रहा हूं कि इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन वहां से खिसक गई है। 2019 का चुनाव देखिए और 2014 का चुनाव देखिए। 2014 से लाकर के आज 2019 के चुनाव तक आते आते डबल डिजिट में भी वामपंथ वहां पर नहीं रह गया। उनका जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था वो बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट बैंक था, वो आज के दिन में 10% रह गया है। यानी कि जो एक मुश्त उनका वोट बैंक हुआ करता था वो सब खिसक गया है। और जो हिंदुओं का वोट बैंक था वो हो जाएगा। थोड़ा सा हम दूसरी तरफ जाने लगेंगे कि वामपंथ की क्या आज स्थिति है पूरे चुनावी परिदृश्य में, वामपंथ कहां खड़ा हुआ है, इस पर मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं, लेकिन कि क्या आप रिसरेक्शन के बारे में, क्या आप ये नहीं मानते कि एक साइकिल है, कभी भी कोई भी रिसर्च कर सकता है? आप ये मानते हैं क्या कि हमेशा के लिए ये जो विचारधारा है उसको राइट ऑफ कर दिया क्या जनता ने? लेकिन उससे पहले जरा ये कि सवाल उठते हैं, ममता पर हमले की बात क्यों कही जा रही है, क्यों इसे हमला कहा जा रहा है? खासतौर से अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है इस पूरे मामले में, चुनाव के हिसाब से अगर हम कहें, वो क्यों इसे हमला कह रही है? ममता की चोट, असल में बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि सिंपैथी खासतौर से हिंदुस्तान में जिस तरीके के वोटर्स हैं उनके लिए इमोशनल अपील काम करती है। ममता की चोट दिलाएगी वोट क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप पहले जो घटनाएं घटी उनको अगर आप देखें, साल 1990 में प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी बुरी तरह घायल हुई थी। साल 1993 की एक घटना थी, विरोध प्रदर्शन के बीच धक्का मुक्की से ममता जख्मी हुई थी। अब अगला देखिए, इन दोनों ही मामलों में आगे क्या हुआ। ममता के सिर और बाएं हाथ में गहरी चोट लगी थी 1990 में, और 93 में ज्योति बसु के ऑफिस के धरने के दौरान उन्हें घसीटा गया था। कहा यह जाता है कि उस दौरान बाल पकड़कर उनको घसीटा गया। साल 1990 में जब यह घटना घटी तो 1991 में लोकसभा चुनाव में जीती और केंद्रीय मंत्री बनी। उधर देखिए 93 में क्या हुआ, बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ आवाज बनी, जनाधार बढ़ा, और यह बताया जाता है कि यहां से उनका ग्राफ बढ़ता ही चला गया, बल्कि जब जब उनके ऊपर इस तरीके के हमले हुए वो और मजबूत बनकर उभरी और उनकी पार्टी और मजबूत बनकर उभरी। क्या इसी वजह से जो खास तौर से विपक्षी खेमा है जो इस बार चाह रहा है कि ममता बनर्जी को हराया जाए, वो ये स्थापित करने में लगा हुआ है कि बिल्कुल भी हमला तो कतई नहीं था और हादसा भी था क्या, चोट भी लगी है क्या, ये भी कटघरे में है, इसलिए कहा जा रहा है कि जांच तक कराई जाए। जरा अब इसको ये समझें कि क्या ये अंदेशा ज्यादा बड़ा है क्या, और दूसरे, क्या ये दूसरे तमाम नैरेटिव्स पर हावी हो गया है क्या? पार्थो जी से समझें। पहला बात तो ये है कि 24 घंटे के बाद ममता जी ने खुद एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में उन्होंने जो बात कही, इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट गया उस रिपोर्ट में भी लगभग सेम बातें है। तो मतलब मुख्यमंत्री जो बात बोल दिया उसका बाहर कोई नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री थोड़ा सा मतलब इधर का उधर का रख दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। और सरकार का जो रिपोर्ट है उसमें भी ये लोग डायरेक्ट हाँ या और ना नहीं बोला। लेकिन बात जो है जो उस दिन हुआ था कि गाड़ी जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था तो उसका आगे पीछे जो भीड़ है वो भी उसका भी मूवमेंट हो रहा था, लेकिन वो मूवमेंट होते होते जहां पोल के पास आया वो भीड़ मूवमेंट पोल में जाके धक्का खाके वो भीड़ उल्टा आया, मतलब उसका प्रेशर उल्टा पड़ा और टोटल भीड़ का जो प्रेशर था वो जाके गाड़ी का जो दरवाजा है उसके ऊपर पड़ा। ये अभी तक जो मतलब जो रिपोर्ट आ रहा है इसमें एक ही दिख पर जा रहा है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन समस्या जो हुआ था उस दिन उन्होंने उस टाइम इसको मतलब अटैक के रूप में उन्होंने दिखा दिया। पार्थो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खासतौर से आप और लेफ्ट के जो आपके साथी हैं वो ये बार बार बताने में लगे हुए हैं कि जनता के मुद्दे इस बार दूसरे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम दूसरे मुद्दे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।